रमन एक 25 साल का लड़का जो मुंबई में गांव से पढ़ने के लिए आया था, अब एक अच्छी नौकरी करता है और अपने माँ बाबूजी को हर महीने गांव पैसे भेजता है। एक रात रमन अपनी जॉब से निकलकर बाइक से घर जा रहा था कि बीच में एक बिल्ली आई। रास्ते पर रमन बिल्ली को देखकर चौंक गया और उसकी बाइक उससे संभल नहीं पाई और बाइक स्किड हो गई। रमन की बाइक को थोड़ी खरोच हुई, पर उसने देखा कि उसके हाथ की घड़ी भी टूट गई है। रमन को घड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था और उसने वो घड़ी बड़ी मेहनत से अपनी पहली सैलरी से खरीद कर ली थी, इसीलिए उस घड़ी की कीमत रमन के लिए बहुत थी। उस टूटी हुई घड़ी को देखकर रमन उदास हो गया। अरे यार, पहली बार कुछ मैंने खुद के पैसों से लिया था, उस बिल्ली को भी अभी ही बीच में आना था। बाइक पर जाते जाते रमन को अंधेर नगर बस स्टॉप पर एक बूढ़ी औरत घड़ियां लेकर दिखती है। उसके पास अजीब अजीब घड़ियां थी। रमन अपनी बाइक रोकता है और घड़ी रिपेयर करने के लिए उस बूढ़ी औरत के पास जाता है। आंटी जी, मेरी ये घड़ी ठीक करके दे सकती हो क्या? अरे मैं सिर्फ बेचती हूँ घड़ियाँ, बनाती नहीं हूँ। अरे यार, ठीक है, मैं ये घड़ी जेब में रख देता हूँ अभी के लिए। आंटी जी, मुझे एक घड़ी चाहिए। अच्छा, कौन सी चाहिए तुम्हें? रमन उन सारी घड़ियों को देखता है। कुछ आकार में छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है। रमन बहुत सोचकर एक घड़ी देखता है। वो घड़ी रमन को बहुत पसंद आती है। हाँ, ये वाली दे दो, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। कितने पैसे हुए आंटी इसके? रमन सामने देखता है तो कोई दिखता नहीं, मानो जैसे वहां कोई था ही नहीं। ना उस औरत के जाने की आवाज आई और ना ही उस औरत ने पैसे लिए। अरे पैसे तो लेकर जाती, कैसी औरत है बेचारी, एक तो अकेले यहाँ घड़ियां बेच रही थी और मैंने उससे पैसे भी नहीं दिए। रमन अपनी गाड़ी पर बैठने जाता है, तभी उसे दूर से एक आवाज सुनाई देती है। मुझे पैसे चाहिए भी नहीं। ये आवाज कहाँ से आई? आंटी, कहाँ हो आप? रमन को कोई नहीं दिखता। अभी भी रमन घड़ी पहन लेता है और वो बाइक शुरू करके निकल पड़ता है घर के लिए। रास्ते में रमन के पीछे से एक गाड़ी आने लगती है। गाड़ी का हॉर्न सुनते ही रमन पीछे से आने वाली गाड़ी को जगह देता है और तभी वो आईने में खुद को देखता है तो उसे दिखता है कि उसकी शक्ल कुछ बदली सी लग रही है, जैसे कि उम्र बढ़ गई हो अचानक से। अरे ये कैसे हो गया? शायद आईना खराब है, पोंछ देता हूँ। रमन बाइक चलाते चलाते थकने लगता है। बीच में उसे एक लड़का दिखता है जो उससे लिफ्ट मांग रहा होता है। उस लड़के का नाम राघव होता है। लिफ्ट अंकल, लिफ्ट मिलेगी क्या? मैं तुम्हें अंकल देखता हूँ। कहाँ जाना है बताओ? मुझे बस आगे के गांव में जाना है, मैं घर जाना चाहता हूँ। रमन थोड़ी देर बाद पीछे देखता है तो राघव भी बूढ़ा दिखता है। देखो, तुम भी बूढ़े होते जा रहे हो। अरे हाँ, अब क्या करूं मैं? जब से मैंने ये घड़ी ली है मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। रमन की नजर राघव की घड़ी पर जाती है। क्या तुमने जो घड़ी पहनी है वो अभी खरीदी थी? हाँ, एक आंटी आई थी बहुत सारी घड़ियां लेकर, उससे मैंने ले ली, पर पैसे देने के पहले ही वो गायब हो गई। रमन को याद आता है कि उसने भी पैसे नहीं दिए थे उस बूढ़ी औरत को, मतलब ये वही औरत है। रमन की गाड़ी बंद पड़ जाती है। तुम्हारे पैसों से ज्यादा कीमती मुझे तुम्हारी जान है। तुमने जो घड़ी पहनी है उससे तुम्हारी सारी जवानी बुढ़ापे में बदल रही है और इसलिए अब मैं जवान दिखूंगी। वो बूढ़ी औरत रमन राघव के सामने आती है
चुड़ैल अपना घूंघट उठाती है और जोरों से हंसने लगती है। तुम भूत हो? मुझे लगा ही कुछ अजीब हो रहा है। मैं अपनी घड़ी अभी के अभी हाथ से निकालकर तोड़ देता हूँ। फिर ये देखो। रमन घड़ी निकालने लगता है पर घड़ी निकलती नहीं। रमन दांत से घड़ी निकालने की कोशिश करता है पर उसके दांत कमजोर हो जाते हैं उम्र की वजह से। राघव भी दांत से घड़ी निकालने की कोशिश करता है पर राघव का दांत टूट जाता है। आए भगवान, ये क्या हो गया? अभी तक तो मेरी आधी उम्र भी नहीं हुई थी और अभी ही मेरे दांत गिरा दिए। राघव रोने लगता है। वो चुड़ैल उन दोनों की जान खुद में डालने लगती है। दोनों चिल्ला रहे होते हैं। तभी वहां एक तांत्रिक आता है और वो अपनी झोली से कुछ राख उड़ाकर उस चुड़ैल पर फेंकता है। ए चुड़ैल, ऐसे अनजान लोगों को पकड़कर उनकी जान ले लेना तुझे बहुत बड़ा पापी बनाता है। घोर पापी है तू। ये तू क्या कर रहा है तांत्रिक? तुझे ये महंगा पड़ेगा। तांत्रिक उस चुड़ैल को अपने पाउडर से बनाए गोलाकार घेरे में कैद करता है। चुड़ैल चीखने लगती है। वो रमन राघव की जान लेने से पहले ही तांत्रिक उसे कैद कर देता है। शुक्रिया बाबा जी। शुक्रिया शुक्रिया। ये चुड़ैल कोई साधारण चुड़ैल नहीं है। मतलब? ये इस गांव की सबसे महान घड़ी बनाने वाले की बीवी थी जो 100 साल पहले यहां रहा करती थी। रानी अपने पति आर्यन के साथ खुशी खुशी रहती थी पर एक दिन उसके पति को एक ऐसी कल्पना सूझी कि उसने वो घड़ी बनाने पर अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। आर्यन एक ऐसी घड़ी बनाना चाहता था जो बूढ़े लोगों को जवान कर दे और जवान को बूढ़ा। एक दिन आर्यन अपने घर के बाहर एक आदमी को देख रहा था। वो आदमी खुदकुशी करने जा रहा था। आर्यन के घर के बाहर गाड़ी आती है तेजी से और उस आदमी के ऊपर से जाने ही वाली होती है कि आर्यन चिल्लाता है, अरे भाई, तुम्हें खुदकुशी करनी है तो अपने घर में जाकर फांसी ले लो। जिंदा खुश नहीं हो क्या? अरे साहब, आपको क्या बताऊं, पगार मिलती नहीं समय पर और काम करने जाना पड़ता है। अभी मेरी शादी तय हुई है। मैं क्या खुश रखूंगा अपनी बीवी को? मेरी हालत ही ऐसी है। माँ और बाबूजी भी मर गए कुछ सालों पहले ही। मैं क्या करूं जिंदा रहकर? क्या तुम्हें बूढ़ा होकर मरना अच्छा लगेगा? हाँ जरूर। ठीक है, ये घड़ी पहनो और कुछ देर के लिए सो जाओ। आदमी सो जाता है और उठकर देखता है तो वो बूढ़ा हो चुका होता है। तुमने ये क्या किया? मुझे खुद को ऐसे नहीं देखना है। तुमने ही तो कहा था तुम्हें ऐसे ही रहना है। मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ अब। ऐसे जिंदा नहीं रहना है मुझे। और तुम्हारी बीवी और तुम भी खुश नहीं रह पाओगे कभी। उस आदमी का शाप आर्यन और उसकी बीवी रानी को लगता है और वो दोनों कभी साथ नहीं रह पाते। वो मानो एक दूसरे से कहीं दूर चले गए थे। और आज वो दिन है जब वो हादसा हुआ था। अब हम क्या कर सकते हैं बाबा जी? तुम्हें तुम्हारी जवानी मिल सकती है अगर तुम वो घड़ी हाथ से निकाल दो। अगर तुम्हें उसके लिए अपना हाथ काटना पड़े तो काट दो, और कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। जल्दी करो वरना तुम और बूढ़े हो गए तो मर भी सकते हो। राघव और रमन ये सुनकर और डर जाते हैं। रमन अपना हाथ काटने के लिए कहता है राघव को। राघव रमन का हाथ काटता है और जैसे ही हाथ कट जाता है वो घड़ी हाथ से उतर जाती है। राघव भी रमन को अपना हाथ काटने के लिए कहता है। रमन अपने एक हाथ से राघव का हाथ काटता है और उसकी भी घड़ी हाथ से निकल जाती है। दोनों के शरीर से खून बहने लगता है
पर तांत्रिक उन दोनों के हाथों पर एक पट्टी लगा देता है, जिससे खून निकलना बंद हो जाता है। दोनों की जान बचाने के लिए उन्हें ये सब करना पड़ा। तांत्रिक उन घड़ियों को लेकर जला देता है और जैसे ही घड़ियां जलने लगती है, चुड़ैल के शरीर में भी आग लगने लगती है। आखिर चुड़ैल की आत्मा को भी शांति मिल रही होती है। मैं तुम्हें तुम्हारा हाथ फिर से वापस देती हूँ। शुक्रिया मुझे मुक्ति देने के लिए। शुक्रिया। चुड़ैल हवा में गायब हो जाती है। दीपक अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। वो अपने गांव के पुश्तैनी मकान में अकेले ही रहता था और खेतीबाड़ी संभालता था। जिंदगी उसके मुताबिक ही कट रही थी, लेकिन तभी उसे एक गहरा सदमा लगा, ये जानकर कि उसकी जिंदगी में अब कुछ चंद दिन ही बचे हैं। उसे एक बीमारी है जो कि 3rd स्टेज पर है और अब मुश्किल से उसकी जिंदगी का 1 ही महीना बचा है। एक शाम दीपक अपने खेत से घर लौट रहा था। तभी उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। उस लड़की ने घूंघट करा था, जिस वजह से उसका चेहरा नहीं दिख पा रहा था। अरे कौन हो तुम और इतनी रात को इस सुनसान जमीन पर क्या कर रही हो? वो अनजान लड़की रोते हुए, मेरा नाम मंजू है। अरे मालिक, अब क्या बताए, रास्ता भटक गई हूँ अपने गांव का। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कोई पहचान वाला या दरिया दिल इंसान भी नहीं नसीब हो रहा। तो क्या आज तुम पूरी रात इस बंजर जमीन पर यूं ही रोती रहोगी? तो अब और क्या करूं मालिक, इस अभागन की किस्मत में यही लिखा है। दीपक मन ही मन सोचते हुए, है तो ये एक अबला नारी ही, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अच्छा सुनो, आज रात के लिए तुम मेरे घर चलो। आज की रात वहीं रुक जाना और कल सवेरे सवेरे ही चली जाना। हाँ ठीक है मालिक, जैसा आप कहे। दीपक मंजू को आज की रात के लिए जगह दे देता है। अगली सुबह दीपक एक गहरी लेकिन थकावट वाली रात को पूरा करते हुए बिस्तर से उठता है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है, उसे मंजू आईने के सामने बाल बनाते दिखती है। उसे देखकर कुछ समय के लिए तो दीपक मदहोश सा हो जाता है। दीपक मन ही मन बड़बड़ाता हुआ, ये तो किसी अप्सरा से कम नहीं है। पिछली रात घूंघट के कारण वो उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाया था, लेकिन अब जब उसने उसका खूबसूरत चेहरा देखा तो उस पर फिदा हो गया। मालिक, अब मेरे निकलने का वक्त हो गया है। अरे इतनी जल्दी? चलो बढ़िया सी चाय हो जाए। दीपक चाय बनाकर लाता है। दीपक का पूरा मन था कि उसके दिल में मंजू के लिए क्या चल रहा है ये उसे बता दे, लेकिन उसमें अभी इतनी हिम्मत कहां। खैर, दोनों साथ चाय पीते हैं और दीपक भी जाते जाते उसे कहता है, मंजू, अब हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं, तो तुम आती रहना मुझे मिलने के लिए। जी बिल्कुल, अभी मैं चलती हूँ। इसके 2 दिन के बाद अचानक से दीपक बहुत बीमार पड़ने लगा। उसे किसी के सहारे की जरूरत थी। उसका कोई भी अपना नहीं था और न ही उसका कोई परिवार था। लेकिन तभी उसे मंजू याद आ जाती है। जैसे ही उसके दिमाग में मंजू का नाम आता है, वैसे ही दरवाजे पर एक घंटी बजती है। दीपक धीमे और थके आवाज में, दरवाजा खुला ही है, अंदर आ सकते हो। दरवाजे के बाहर मंजू खड़ी थी। उस वक्त
रात के 10 बज रहे थे। अरे मंजू, तुम यहां इतनी रात को? आपने हमें याद किया और हम हाजिर। चलिए ये सब छोड़िए, मैं आपको यूं ठीक कर दूंगी। नहीं मंजू, अब तो डॉक्टर ने भी जान बचाने से साफ इनकार कर दिया है। अब बस कुछ हफ्तों में मैं मर जाऊंगा। अरे नहीं, शुभ शुभ बोलो। मैंने कहा ना, सिर्फ मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं आपको पूरी तरह स्वस्थ कर दूंगी। उस रात मंजू ने दीपक को गरम पट्टी से सेका और दीपक की भी न जाने कब आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह हुई तो मंजू पहले से उठकर जागी थी और दीपक के लिए चाय बना लाई। उस पूरे दिन मंजू दीपक की जी जान से देखभाल कर रही थी और कुछ हर्बल दवाइयां भी दी। आज की रात दोनों एक ही पलंग पर आराम कर रहे थे। दीपक खुद पर काबू न पा सका और जाकर मंजू से लिपट गया। मंजू को भी जैसे दीपक की बाहों में एक बहुत हसीन सुकून मिल रहा था। दोनों उस रात खूब इंटीमेट हुए, बिल्कुल पति पत्नी की तरह। खैर, वो बात अलग है कि वो शादीशुदा नहीं थे। मंजू भी दीपक के प्यार में पागल थी, वो भी खुद को रोक ना सकी। अगली सुबह जब दीपक की नींद खुली तो उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसे किसी भी तरह का बुखार, थकावट या बीमारी का संकेत बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। वो मंजू को आवाज लगाने लगा, लेकिन मंजू उसे पूरे घर में कहीं भी नजर नहीं आई। उसने सोचा कि शर्मा के चली गई होगी, दोबारा जरूर आएगी। लेकिन उसने अपना वादा पूरा किया, जो उसने कहा था कि वो दीपक को बस 2 दिन में मौत के मुंह से बचा लेगी। वो अपने डॉक्टर से भी मिला और इस बार उसके हेल्थ रिपोर्ट्स बहुत अच्छे थे। वो बिल्कुल सेफ था। अब वो उस लड़की का पता ढूंढने लगा, लेकिन वो लड़की यानी मंजू उसे कहीं नहीं मिली। आज भी ये एक गहरा रहस्य है कि आखिर वो लड़की दीपक की कौन थी, जिसने उसे जिंदगी दी लेकिन फिर गायब हो गई। कहीं वो एक प्यार करने वाली चुड़ैल तो नहीं थी। अमित ऑटो चलाता था। एक दिन बहुत काम होने की वजह से रात के 12 बज गए थे। अमित घर वापस जा रहा था, तभी रास्ते में अमित को एक सुंदर लड़की दिखाई दी। रुको रुको भैया, रुको। अरे मैडम, आप इतनी रात को इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हैं? भैया, मैं इस जगह किसी को जानती नहीं हूँ, यहाँ पर नहीं आई हूँ। कहाँ जाना है आपको? वो उसे एक पर्ची देते हुए कहती है, मुझे इस पते पर जाना है। ठीक है मैडम। अमित अपना ऑटो चला ही रहा था कि उसका ध्यान शीशे पर पड़ता है। शीशे में रूपा का असली चेहरा दिख रहा था। रूपा एक चुड़ैल थी। हे भगवान, ये क्या मुसीबत आ गई है? ये लड़की तो एक चुड़ैल है। भगवान मेरी रक्षा करे, मुझे बचा ले। भैया बस ऑटो रोक दीजिए, मुझे यही जाना है। हे भगवान रक्षा कर, भगवान रक्षा कर। कितने पैसे हुए? अमित बिना पैसे लिए डर के मारे ऑटो को पूरी तेजी से अपने घर चला जाता है। बिना खाए पिए अमित सो जाता है। सुबह जब उठता है, रात को क्या हुआ था जी? भूत देख लिए थे का? तुम्हें कैसे पता? अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। आप सीधे आए और कुछ बोले भी नहीं, खाना भी नहीं खाए और बस जाके सो गए। मुझे कुछ याद नहीं है। अमित और कमला आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी रूपा दरवाजा खटखटाती है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? रूपा को देखकर अमित के पसीने छूटने लगते हैं।
आइए, अंदर आइए, आइए। इस मोहल्ले में मैं नहीं हूँ। भैया कल मुझसे पैसे लिए बिना ही वहाँ से चले गए। कोई बात नहीं। क्या हुआ था जी? आपके इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? गर्मी बहुत ज्यादा है ना, शायद इसलिए। हाँ हाँ। रूपा पैसे देकर चली जाती है। अमित और कमला आपस में बात करने लगते हैं। आपकी तबीयत ठीक है ना? तुम उस लड़की से दूर रहना, इसी में हमारी भलाई है। अरे ये क्या बोल रहे हैं जी आप? अमित काम करने चला जाता है। कमला रूपा से मिलने जाती है। अरे दीदी, आप यहाँ? हाँ, मैं सोची तुम नहीं आई हो, अकेले सामान की व्यवस्था नहीं कर पाओगी, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए चली आई। बहुत अच्छा किया। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमला है। और तुम्हारा? मेरा नाम रूपा है। वैसे भैया बहुत अच्छे हैं, उन्होंने रात में मेरी मदद की थी। रूपा नाम बहुत अच्छा है। किसी चीज की मदद की जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। कमला को वहां बहुत अजीब सी गंध महसूस होती है और वो घर आ जाती है। रात हो जाती है। अमित और कमला सो रहे होते हैं। तभी कमला को अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई देती है। कमला खिड़की से बाहर झांक के देखती है तो उसे चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल? नहीं छोड़ूंगी। उठिए जी, अजी उठिए, देखिए ना बाहर कौन है। चुड़ैल? मुझे पता था यही होगा। अब कोई नहीं बचेगा, हम सब मारे जाएंगे। क्या पता था आपको? हाँ? कुछ नहीं, चुपचाप सो जाओ। दोनों सो जाते हैं। सुबह उठते ही अमित मोहल्ले के सरदार से बात करने चला जाता है। सरदार के साथ अमित का दोस्त सुमित भी होता है। अमित, क्या बात है, बहुत डरे हुए हो? सरदार जी, हमें कुछ करना होगा। हुआ क्या है, पहले बताओगे तब ना। हमारे मोहल्ले में चुड़ैल रहती है। कल रात मैं और मेरी पत्नी कमला दोनों ने उस चुड़ैल को देखा। चुड़ैल कुछ बोल रही थी? हाँ, बोली रात में जिसे देख लूंगी उसे छोड़ूंगी नहीं। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। अरे हमारे मोहल्ले में कोई चुड़ैल नहीं है। सरदार वहां से चला जाता है। अमित और सुमित आपस में बात करने लगते हैं। अमित, हमारे मोहल्ले में एक नई लड़की आई हुई है, बहुत सुंदर है, वो हमें बहुत पसंद है। सुमित, तुम दूर रहना उस लड़की से। क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वही लड़की चुड़ैल है। तुम भी गजब का मजाक करते हो। मत करो विश्वास मेरी बातों पर, एक दिन पछताओगे। एक दिन सरदार रास्ते में जा रहा था तो सामने से रूपा को आते देख रुक जाता है। तो तुम ही हो नई लड़की? हाँ, लेकिन आप कौन हो? मैं इस मोहल्ले का सरदार हूँ। अच्छा, तो आप हैं सरदार जी। आपको यहाँ किसी प्रकार की मदद चाहिए तो हमें बता देना। मदद? वो तो तुझे चाहिए होगी आज। कुछ कहा आपने? कुछ नहीं, आज रात आप मेरे घर आइए खाना खाने। रात हो जाती है। अमित और उसकी पत्नी कमला सो नहीं पाते हैं। उन दोनों को अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तभी अमित को बाहर सरदार दिखाई देता है। ये सरदार अकेले इतनी रात को बाहर क्या कर रहा है? होगा कुछ काम, करने दीजिए ना उसे। आज सरदार चुड़ैल के हाथों नहीं बचेगा। तभी रूपा सरदार के पास आती है। अब ये रूपा सरदार के पास क्यों आई है? उसी वक्त रूपा चुड़ैल में बदल जाती है। हे भगवान, रूपा ही चुड़ैल है। कमला छिपकर देख रही होती है। तभी चुड़ैल सरदार का गला पकड़ के
हवा में उठा देती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने आओगे? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी हमेशा हमेशा के लिए। चुड़ैल सरदार का खून चूस चूस के मार देती है। ये सब देख अमित और कमला बहुत डर जाते हैं। सुबह दोनों आपस में बात करने लगते हैं। अब हम लोगों का क्या होगा? ये रूपा ऐसे ही हम सबको एक एक करके मार देगी जी। अब भगवान ही बचाएगा हम सबको। हम लोग ना इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं आज कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। कल हम लोग इस मोहल्ले को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। अमित काम के लिए चला जाता है। कमला घर में अकेली होती है। तभी रूपा वहां आती है। मेरे घर में चीनी खत्म हो गई है, क्या थोड़ी सी चीनी मिलेगी? आज ये चुड़ैल मुझे मार देगी, मेरा खून पी जाएगी। दीदी, दीदी, किस सोच में पड़ गई आप? कुछ नहीं रूपा। हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? थोड़ी चीनी चाहिए थी। हाँ, अभी लाती हूँ। हाँ, अभी लाती हूँ। कमला रूपा को चीनी दे देती है। रूपा चली जाती है। रात बहुत हो जाती है। अमित ऑटो लेकर घर जा रहा होता है। आज भी बहुत रात हो गई। उस चुड़ैल के हाथों में मैं पड़ गया तो जिंदा नहीं बचूंगा। तभी अमित को सुमित दिखाई देता है। अमित ऑटो रोक देता है। अमित कुछ बोलना चाहता है, उससे पहले अमित को रूपा दिख जाती है। हे भगवान, ये तो चुड़ैल रूपा है। आज ये मेरे दोस्त सुमित को नहीं छोड़ेगी। मैंने सुमित को मना किया था, उसने मेरी बात नहीं सुनी। कुछ भी हो, इसे मुझे बचाना पड़ेगा। अमित दोनों के पीछे जाने लगता है। तभी अमित को दोनों की बातें सुनाई देती है और अमित छिप के सुनने लगता है। रूपा, तुम बहुत सुंदर हो। सुंदर? और मैं? ये कहकर रूपा चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल! अब कैसी लगी मैं तुझे? हाँ? हूँ ना सुंदर? हूँ ना सुंदर? मुझे छोड़ दो, बचाओ, बचाओ! अमित कुछ कर पाता उससे पहले ही चुड़ैल सुमित का गला तोड़ देती है और उसका खून पीने लगती है। अमित ये सब देखकर डर के मारे जल्दी से ऑटो लेकर घर चला जाता है। क्या हुआ जी? इतनी देर कहाँ कर दी? हाँ? और इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो आप? कमला, उस चुड़ैल ने सुमित को मेरे सामने मार दिया। मैं वहीं था, सब देख रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। क्या? सुमित को मार दिया चुड़ैल ने? हाँ, अब इस चुड़ैल का कुछ करना होगा, नहीं तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। मैं एक बाबा को जानती हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अमित और कमला सुबह होते ही बाबा के पास चले जाते हैं और बाबा को पूरी घटना के बारे में बताते हैं। बेटा, हम तुम्हारे दोस्तों को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस चुड़ैल को हम छोड़ेंगे नहीं। अब एक भी जान नहीं जाएगी। बाबा, कृपया कुछ कीजिए। इसका समाधान है, हम जो बोलेंगे बस तुम लोग उतना करके रखना। हम कल तुम्हारे घर आएंगे। आप बताइए, हमें क्या करना होगा? बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके रखना और किसी को मत बताना कि ये सब हमने तुमसे कहा है करने को। अमित कमला घर वापस आ जाते हैं। जैसे बाबा ने बताया होता है वैसे ही अमित बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके रख देता है। शाम हो जाती है, फिर बाबा वहां आते हैं। नमस्कार बाबा। सदा खुश रहो बेटे। लकड़ियों का इंतजाम हो गया? जी बाबा, हो गया।
रात हो जाती है। बाबा पूजा करने लगते हैं। तभी रूपा चुड़ैल बनकर बाहर आती है। किसकी इतनी हिम्मत, जिसने मुझे बुलाया? आज मैं उसका खून पी जाऊंगी। मेरी हिम्मत हुई। आज तेरा आखिरी दिन है, तो बता तेरी कोई आखिरी इच्छा? हाँ, तेरा खून पीना है। अमित, लकड़ियों में आग लगाओ। अमित लकड़ियों में आग लगा देता है। बाबा मंत्र पढ़ने लगते हैं। चुड़ैल जैसे ही बाबा को मारने की कोशिश करती है, बाबा चुड़ैल को आग में धक्का दे देते हैं और चुड़ैल आग में जलकर मर जाती है। अब ये चुड़ैल खत्म हो गई, दोबारा वापस कभी नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। उस दिन के बाद चुड़ैल दोबारा कभी नहीं आई। अमित और कमला खुशी खुशी रहने लगे।